जय हिंद साथियों। कक्षा 10 के इतिहास के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु नदी घाटी सभ्यता से मिलती है, जिसके अवशेष सिंध के मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा में मिले। इन खुदाइयों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। देखिए, इस अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, इस सभ्यता की खोज से पहले ये माना जाता था कि विश्व में मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, चीन, ये सभ्यताएं बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं। लेकिन जब भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई तो उस खोज ने पूरे विश्व के प्राचीन इतिहास में एक क्रांति ला दी, क्योंकि अब एक नई नगरीय सभ्यता सामने आ चुकी थी। अब साथ में एक ये पिक्चर दी हुई है, मोहर दी हुई है। इसमें ये ऊपर जो मछली टाइप दी हुई है, ये हमारी चित्रात्मक लिपि है। देखने में जैसे मछली है, कुछ ऐसे संकेत बने हुए हैं, लेकिन ये चित्रात्मक लिपि है जिसको आज तक कोई भी विद्वान पढ़ने में सफल नहीं हुआ। एक पशु दिया हुआ है जिसे यूनिकॉर्न, यानी कि एक सींग वाला पशु कहा गया। कुछ विद्वान इसको एक सींग वाला गैंडा कहते हैं, बैल कहते हैं, लेकिन ये यूनिकॉर्न है, एक सींग वाला पशु है। इसके नीचे एक नांद है जो संभवतः इसके घास खाने का या घास रखने का पात्र है। और लगभग 75% जो मुद्राएं हैं या जो मोहरे हैं, उन पर इसी प्रकार के पशु के चित्र बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर ये स्थित हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों में बहुत अंतर है, कई किलोमीटर का। लेकिन उसके बाद भी दोनों स्थानों पर इन खंडरों की जो खोज है, इन खंडरों की खोज एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी बहुत सारे ऐसे नगर अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई थी। संभव है भविष्य में भी इस सुदूर अतीत की उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए। महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर फैले, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में, पंजाब में अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा नदी घाटी तक फैली हुई थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं थी, उससे कहीं अधिक थी। अब इसके देखिए, सबसे पहले अगर हम इस सिंधु घाटी की खोज की बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी ने की। संभवतः 1855 के आसपास, 56 के आसपास यहाँ पर लाहौर से रेल में ट्रैक का निर्माण करने के लिए जब पटरियों बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी, तो वहाँ पर कुछ ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए। तो कोई ये समझ नहीं पाया कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी विकसित सभ्यता रही होगी, और उसको इग्नोर करके, अनदेखा करके उन ईंटों को रेलवे ट्रैक बनाने में, कोई मकान बनाने में, और बहुत सारे आसपास के लोग भी इस प्रकार उन ईंटों को उखाड़ कर ले जाते रहे। तो उसके बाद 1920 में दयाराम साहनी ने इस शहर की खोज की। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। जो मोहनजोदड़ो शहर था वो बहुत ही विकसित, सुनियोजित और आधुनिक शहर था। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही था। हड़प्पा की अपेक्षा ही ज़्यादा विकसित था।
महत्वपूर्ण था। अब 1924 में जॉन मार्शल ने इसकी घोषणा की। इसकी घोषणा के बाद विश्व को पता चला कि भारत में हड़प्पा या सिंधु नाम की कोई सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता और विकसित नगरीय सभ्यता थी। विकसित नगरीय सभ्यता थी। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम यह जान सके हैं अब यह हम जान सके हैं कि इसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अत्यंत विकसित सभ्यता थी, बहुत ही विकसित सभ्यता थी। उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। इसके साथ ही यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए, व्यापार किया उनके साथ। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बहुत बेहतर थी। यह एक ऐसी नगरीय सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य अमीर था। उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें लगी होती थी और दुकानें संभवतः छोटी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के कई ऐसे दौर गुजरे जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही थी जिसे आधुनिक भारत को 6-7 हजार वर्ष पुराने बीते हुए समय से जोड़ती हैं। यह संभवतः सिंधु नदी घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर आश्चर्य होता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें ये एक स्नानागार है, अभी देखते हैं इसको। मोहनजोदड़ो का स्नानागार पिक्चर पक्की ईंटों से बना हुआ, नीचे इस प्रकार बनाया गया था कि इसमें पानी नीचे ना रिसे। सीढ़ियाँ बनाई गई, गलियाँ थी चारों साइड में, और इसका प्रयोग संभवतः विशाल कोई धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए होता होगा। चली आती परंपरा, रहन सहन की, लोक रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है कि भई ये इसकी विशेषताएं थी। बहुत नगरीय विकसित सभ्यता थी ये। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस बोरबेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित स्याने रूप में दिखाई पड़ता है। यह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं थे, यानी कि इतनी विकसित थी कि इसको आप जैसे बच्चे का विकास होता है एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं थी। ये एक बड़े मैच्योर, एक सियाने पुरुष के रूप में दिखाई देती है जो पूरी तरह से मैच्योर है, विकसित है, परिपक्व है। उन कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति इन्होंने की थी। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं किया, सुंदर वस्तुएं तो थी ही, उसके साथ बोली आधुनिक सभ्यता की उपयोगी ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों, नालियों तंत्र का भी निर्माण किया। यानी कि विकसित शहरों में जो आज आप सभ्यताएं जो चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें उस समय उपलब्ध थी। अब नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी के लोग कौन थे, कहाँ से आए। अब प्रश्न ये है, इसका हमें अब तक नहीं पता है क्योंकि इसकी लिपि को आज तक हम नहीं पढ़ पाए। यह संभावना भी है इसकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, ये आज धारणा बन चुकी है। इसकी जड़ें, शाखाएं दक्षिणी भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों
और संस्कृति के बीच अनिवार्यता समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्षों पहले घटित हुई होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। तो मुख्य रूप से यही कहा जा सकता है कि यह जो सभ्यता है, इसमें जो लोग थे, इस सभ्यता के लोग थे, वो मूल रूप से भारत के ही थे। और ये सभ्यता पूरे भारत में फैली हुई थी, उत्तर से दक्षिण तक। दक्षिण में भी इस प्रकार की संस्कृति हो सकती है जिसको आज तक हम सामने नहीं ला पाए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि उसका अंत अकस्मात किसी दुर्घटना से हो गया हो। अचानक कोई ऐसा दुर्घटना हुई जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई, जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हुई। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु नदी में बहुत बाढ़ें आती थी जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती थी। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूखती चली गई हो, खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो, वर्षा की कमी, पानी की कमी, नदियाँ सूख गई, कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई हो। मोहनजोदड़ो के जो खंडर हैं, अपने आप में इस बात के प्रमाण हैं कि बालू की तह पर तह जमती गई, यानी कि एक तह के ऊपर दूसरी तह जमती गई, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती चली गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठती गई हैं। हम यह जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान में बदल गया। इसलिए यह मुमकिन है, अनुमान लगाया जा सकता है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और वहाँ रहने वाले लोगों की जो जीवन पद्धति है उसको प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर तक फैली इस नगर सभ्यता पर के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा नदी घाटी या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसमें इसमें से कुछ प्राचीन नगरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने सुरक्षित भी इसको रखा है। दूसरे जो शहर थे, प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड होते चले गए, नष्ट होते चले गए वो धीरे धीरे। सिंधु घाटी सभ्यता बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के और इसके अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटने इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न भिन्न प्रकार की थी। इसके बाद की जो सभ्यता है वो अलग थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में कृषि की बहुतायत थी, नगर और थोड़ा शहरी जीवन भी मौजूद था, नगर और थोड़ा शहर भी, लेकिन कृषि मुख्य रूप से मुख्य उनका कार्य था। खेती हर पक्ष जो पर जोर शायद नव आगंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे, यानी कि जो आर्य लोग आए और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। ऐसा माना जा सकता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु नदी घाटी के लगभग 1000 वर्ष के बाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का जो प्रवेश है सिंधु नदी घाटी के लगभग 1000 वर्षों के बाद हुआ। यह भी संभव है कि इसमें कितना बड़ा समय का अंतर न रहा हो, इसमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और ना ही पश्चिमोत्तर दिशा
से भारत में ये कबीले और जातियाँ समय समय पर आती रही हो, भारत में जज्ब होती रही हो, मिलती रही हो। इससे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। अब इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि इसमें यहाँ तक जो क्लियर हुआ कि जो आर्य आए इस सभ्यता में, तो यहाँ के जो मूल निवासी थे जो शायद द्रविड़ रहे, उनके साथ मिलजुल कर इन्होंने इस सभ्यता को विकसित करने में योगदान दिया। प्राचीन अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता की खोज से पहले यह माना जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपियन जो विद्वान है प्राय इसका समय बहुत बाद मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले मानते हैं। आजकल अधिकांश जो विद्वान हैं ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, यानी कि ऋग्वेद की जो रचना है, उनका जो समय है ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पहले। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति जो है बढ़ गई। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो इस विषय पर दोबारा से विचार करने का कोई प्रश्न पैदा हुआ। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की सबसे जो प्राचीन रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा। जो जर्मन विद्वान थे मैक्स मूलर, उन्हें आर्य मानव के द्वारा कहा गया यह पहला शब्द कहा। भारत की समृद्ध भूमि पर सबसे पहले प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी प्रकार के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। इसको नोट करना। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पलवन किया, प्रचार प्रसार किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है, यानी कि हमारे जो भारत के वेद हैं और अवेस्ता जो ईरानी लोगों के ग्रंथ है उसमें एक अद्भुत समानता है। कहा जाता है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है, यानी कि उसका जो समानता है वो ईरान के अवेस्ता के साथ ज़्यादा मिलती है, ऐसा माना जाता है। अब वेद देखिए, वेद बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। बहुत से हिंदू जो हैं वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। इनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था कि वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। इसको नोट करना, वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई, जिसका अर्थ है जानना। जिसका क्या अर्थ है? जानना। अतः वेद का सीधा सादा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों के जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। मृत्यु के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा इस विषय पर उन्होंने कोई भी ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया। बहुत अस्पष्ट ढंग से उनका विचार रहा इस पर।
उस समय न मूर्ति पूजा न देव मंदिर, इसके बारे में भी उनका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। तो उन्होंने वैदिक जो आर्य के युग के आर्य थे, जीवन के प्रति सिर्फ उनमें एक उमंग थी, जिन्होंने आत्मा पर भी उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट, पहला वेद ऋग्वेद। पहला वेद ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक रही होगी। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है कविता के रूप में, प्रकृति के सौंदर्य की जानकारी मिलती है, रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है रहस्य के प्रति। इसके अलावा इसमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड भी मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए थे। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश प्रारंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग, जब इस सभ्यता का उषा काल था, उदय था, उसमें कल्पना से भरे जो लोग थे, संपन्न लोग, जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व शक्ति में देवताओं का आरोप किया, देवताओं का, पर इन सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से जो पश्चिमी लेखक थे, उन लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक प्रायण है, यानी कि परलोक, दूसरे लोक में विश्वास करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस देश के निर्धन और अभागे लोग हर हद तक एक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर भी लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं, विचार की भी और कर्म की भी। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल पर होता है, कभी दूसरी पर। अलग अलग युगों में कभी बल पर होता है, बल कभी एक बात पर होता है, कभी दूसरी बात पर, यानी कि विचार पर कभी बल होता है, कभी कर्म पर। परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी इस विषय को निरर्थक मानने वाली नहीं है। यानी कि वैदिक संस्कृति की जो मूल पृष्ठभूमि है परलोकवादी, यदि वो दूसरे लोक में विश्वास करते हैं, या इस विषय को निरर्थक मानने वाला उनका विचार नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद आया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत, साहित्य, साथ ही नाचने गाने की कला, चित्रकला, रंगमंच, सब का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं कि कोई सभ्यता, जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो, जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है। यह संभव नहीं है। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलोकवादी रही होगी, वह हजारों वर्ष तक नहीं बनी रह सकती, ये भी निश्चित है। अगर ये सभी परलोकवादी थे तो इतने लंबे समय तक उनका अपने अस्तित्व को बनाए रखना, जीवित रहना किसी संस्कृति का, वो शायद संभव नहीं था। भारतीय संस्कृति की निरंतरता।
ऐसे हमें आरंभ में ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बाद आज भी बनी हुई है। इसी समय इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं। साहित्य, दर्शन, कला, नाटक, जीवन के तमाम क्रियाकलाप उन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावादी विशेष रूप से और छुआछात की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ने लगता है हमारे समाज में, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहाय हो गया, असहनीय हो गया। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है, जिसको आज हम जाति व्यवस्था कहते हैं। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थितियों के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना, उसे शक्ति संतुलन प्रदान करना था, किंतु बाद में उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई, यानी कि एक जेल बना दिया गया उसको। फिर भी यह अवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों, यूनानियों, चीनी, मध्य एशियाई अन्य लोगों के साथ उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों तक का यह सांस्कृतिक विकास उसका अटूट सिलसिला अद्भुत रहा। उपनिषद उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि जो हम साल आज देख रहे हैं 2022-23, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। गिनती ईसा मसीह के जन्म से शुरू हो रही है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, जो आज हम 2023 पढ़ रहे हैं, यानी कि 2023 वर्ष ईसा मसीह के जन्म को हो गए हैं। अब उससे पहले का जो समय है वो ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ऐसा। तो उपनिषदों की जो रचना है वो 800 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 800 वर्ष पहले माना गया है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन के एक कदम और आगे ले जाते हैं। यह एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना, जीवों के बारे में सत्य की खोज। जांच पड़ताल की चेतना, चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की खोज आधुनिक समाज की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उसका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, आत्मबोध पर, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है, आत्मा और परमात्मा। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया। वह बाह्य जो जगत है, वस्तु जगत, उसको बेकार निरर्थक तो नहीं कहा गया, लेकिन उसे सापेक्ष रूप से सत्य माना गया, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का झुकाव अद्वैतवाद की ओर रहा, अद्वैतवाद की ओर रहा, अद्वैतवाद। और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन, तालमेल का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है। बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता सच्चाई पर बल देना है। उपनिषदों के
मशहूर प्रार्थना में प्रकाश ज्ञान की कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार एक बेचैन मन झांकता, बेचैन मन झांकता। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न के उत्तर पाने में लगा है। इतरे ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत, हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चेरेविति चेरेविति, यानी कि हे यात्री, हे यात्री, इसलिए चलते रहो, चलते रहो। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट अगले पार्ट में।